क्राइम हो या राजनीति, चुनाव हो या आयोजन, अब हर मुद्दों पर खुलकर होगी चर्चा एक खास शख्सियत के साथ। देखना ना भूलें हमारा कार्यक्रम एक खास मुलाकात। आज एक और खास मेहमान लेकर आए हैं अनामत आंदोलन समिति के नेता जो आरक्षण के चेहरा बन गए हैं, हार्दिक पटेल। पिछले कुछ सालों में 3 जो बड़े युवा नेता उभरे हैं, कन्हैया कुमार हैं, जिग्नेश मेवाणी हैं और उनमें एक हैं हार्दिक पटेल। और हार्दिक पटेल इतने युवा हैं कि अब जाके वो चुनाव लड़ने के लायक हुए हैं, लेकिन चुनावी राजनीति में वो कब आएंगे, वो कितना बड़ा खतरा बन रहे हैं, क्या सरकार के लिए किसके साथ जाएंगे, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मैं बुलाना चाहती हूं हम लोग के मंच पर हार्दिक पटेल। हार्दिक पटेल हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हार्दिक, मुझे पता है कि आप बहुत व्यस्त हैं इन दिनों और आपकी पदयात्रा भी चल रही है और इस बीच आपने समय निकाला और एक बड़ा दिलचस्प जो टी शर्ट आपने पहनी है, मैं उससे शुरुआत करना चाहती हूं क्योंकि मैंने देखा कि उस पर लिखा है वाह मोदी जी वाह। तो मोदी जी के आप बहुत समर्थक हो गए हैं। मोदी जी ने क्या ऐसा कारनामा किया जो आप वाह मोदी जी वाह कर रहे हैं? हमें ऐसा लगा था कि मोदी जी की बुराई करने में शायद वो नहीं बता रहे कि 2 करोड़ रोजगार कब मिलेंगे, किसान आत्महत्या करना बंद कब करेगा और राफेल का सही दाम क्या है। तो मैंने सोचा कि टी शर्ट पर ही लिखवा देता हूँ वाह मोदी जी वाह, तो शायद वो राफेल का दाम भी बता दे, किसानों को सही फसल के दाम भी दे दे और यहाँ बैठे सारे जो हमारे युवा है, जो पूरे देश में 12 करोड़ से ज़्यादा युवा बेरोजगार है, उनको शायद रोजगार मिल जाए। तो क्यों उस आपको सोचा लगता है कि मोदी जी वाह बोलने से यानी खुशामद या तारीफ करने से काम कर देते हैं? मोदी जी को लगता है कि मेरी तारीफ करने वाला ही मेरा दोस्त है, जो नहीं उसके करता खिलाफ है जो बोलते हैं उस पर देशद्रोह के मुकदमे लगते हैं। कितने आपके ऊपर तो देशद्रोह के मुकदमे हैं? 2 दो लगा दिए। मैं भी सोच रहा था कहीं कहीं कि हमारा देश एक है तो देशद्रोह 2 कैसे लग गए, क्योंकि एक ही देशद्रोह अगर लगाते तो हमें लगता कि चलो यार मैं देशद्रोही हूँ, लेकिन 2 देशद्रोह लगाने से कई बार मुझे लगा कि नहीं अब मैं सच्चा देशभक्त हूँ। क्योंकि लोगों की बात करना अगर देशद्रोही है तो ये बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि देश का संविधान भी हर किसी को अपनी अपनी बात रखने का मौका देता है। आपने ऐसी कौन सी बात कही थी जो आपको लगा कि आप देश के लिए कर रहे हैं पर सरकार को लगा कि देशद्रोह है? ये क्या कहा था आपने? हम पर जो देशद्रोह का मुकदमा लिखा है, उस पर जो चार्जशीट बनी उसमें सिर्फ एक शब्द लिखा है कि 25 अगस्त 2015 को अहमदाबाद में हुई 20-25 लाख लोगों की रैली में हार्दिक ने ये कहा कि सरकार हमारी बात सुने नहीं तो हम भगत सिंह बनेंगे। सिर्फ ये शब्द बोले हैं हम, उस पर हम पर देशद्रोह का मुकदमा लगाया है। तो मुझे लगता है कि ये सरकार भगत सिंह को भी देशद्रोही मांगते थे और बड़े अजीब लगता है। एक हकीकत है लोगों के सामने भी कि गुजरात जो स्टेट है वो काफ़ी अलग स्टेट है, जहाँ पर आप बात करोगे तो आप पर लाठियाँ चलेगी, गोलियाँ चलेगी, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। अनशन पर भी आप नहीं बैठ सकते, अनशन पर बैठे तो अपने घर पे तो आसपास 3000 पुलिस लगा दी थी। गुजरात काफ़ी अलग है, जो आपने देखा है, जो यूथ ने देखा है, जो मेरी उम्र के लोग जो गुजरात बाहर के उन्होंने जो देखा है। अहमदाबाद में रिवर फ्रंट देखना वो अहमदाबाद का गुजरात मॉडल नहीं है। अहमदाबाद का गुजरात मॉडल गाँव में जाना पड़ता है। अहमदाबाद का गुजरात मॉडल यहाँ दिखता है आपको कि अगर आप कुछ अच्छी बात करते, चाहे वो समाज की बात हो, चाहे यूथ की बात हो, चाहे किसान की बात हो, तो आप उन पर ऐसे आरोप लगाएंगे, उनको बदनाम करेंगे। बड़ा दुख लगता है कि 2017 के चुनाव में उनको ब्लूप्रिंट बनानी थी, वहां मेरी ब्लू फिल्म बना रखी थी। तो ये जो सारा मामला है कि गुजरात के अंदर हर कोई आदमी सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकता। अमित शाह के खिलाफ बोलोगे, नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलोगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। एक बात बताइए कि आप तो वाह मोदी जी वाह कह रहे हैं, पर वो एक तरह से आपका कटाक्ष है। आप कह रहे हैं कि अगर आप मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं, अमित शाह के खिलाफ, तो जेल में डाल दिया जाएगा। पर मोदी जी, आपका परिवार, आपके पिता, आप खुद मोदी जी के समर्थक रहे हैं, तो कुछ तो अच्छी बात होगी जो तब आपको आकर्षित कर रही थी। हुआ क्या? फिर आप कैसे उनसे अलग होते चले गए और क्यों नाराजगी होती गई? मेरा जन्म 1993 में है। उसके बाद गुजरात में बीजेपी की गवर्नमेंट रही है जी। हमारे पापा भी बीजेपी के कार्यकर्ता थे, ये हकीकत है, उसमें कुछ छुपाने की बात नहीं है। लेकिन जब हम जिस पार्टी में थे, हमारे पापा जिस पार्टी में थे और उसी पार्टी से जब समाज के लिए, किसानों की बात करते हैं, तो उन्होंने हम पर गोलियां चलाई। हमारे 14 बच्चों की हत्या कर दी गई, हम पर गलत मुकदमे लगाए गए। यानी कि पाटीदारों की बात, पाटीदार समाज के, जो समाज अपनी बात रख रहा है कि हमें रोजगार और शिक्षा में आरक्षण का लाभ दिया जाए, तो उन पर गोलियां चलाना, तो कहीं हमें लगा कि जिस पार्टी के साथ अभी तक हम थे उसी पार्टी ने अगर ये किया है तो उसके खिलाफ बोलना चाहिए। और एक कहावत है
कि जो झूठ है उसको झूठ कहना चाहिए, जो सच है उसको सच कहना चाहिए। अगर नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं तो कहना चाहिए कि ये झूठ बोलते हैं। अगर वो अत्याचार करते हैं तो उस पर बोलना चाहिए कि अत्याचार करते हैं। कुछ चैनल अगर अच्छी है तो बोलना चाहिए कि ये चैनल अच्छी है। तो कहने की बात ये है कि हमें लगा कि ये झूठ बोलते, ये हम पर अत्याचार करते, ये गलत है, तो उनसे अलग हो गए हैं। आज हम उनके सामने खड़े हैं और बात कर रहे हैं कि हमारा जो अधिकार था 2014 के बाद हमारा आंदोलन शुरू हुआ। 2014 में हमने भी नरेंद्र मोदी को वोट दिया था। पूरा देश, मान लो कि जो सत्ता में बैठे लोग थे उसके नाराज थे। तो 2014 में जनादेश मिला भारतीय जनता पार्टी को। क्या क्या वादे किए थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। हमें लगा कि चलो हमें रोजगार मिल जाएगा। कहा था कि किसानों को MSP का दाम देंगे, किसानों को फसल का सही दाम देंगे, किसानों को आत्महत्या करते हुए हम रोकेंगे, जो काला धन है वो वापिस लाएंगे, मेरे आपके और इन बच्चों के खाते में 15 लाख रुपए डाले जाएंगे। कुछ नहीं हुआ। तो हमें लगा कि अगर जो झूठ बोला है तो उसके सामने बात करनी चाहिए। अगर ऐसे ही झूठ बोलकर कोई सत्ता हासिल कर लेगा तो आज का नौजवान क्या चुप बैठेगा? अगर आज का नौजवान भी चुप बैठा तो भगत सिंह और उन लोगों की शहीदी कोई काम की नहीं है। आज के नौजवान रोजगार की, आप कह रहे हैं रोजगार चाहते हैं, पैसे नहीं आए, रोजगार नहीं मिला, इसलिए आप लोगों ने सोचा कि बोलना चाहिए। पर आप जो राजनीति कर रहे हैं वो अच्छा तो है कि हम बोलते भी है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रही हूँ कि अच्छा है कि आप बोलें और नौजवानों को बोलना चाहिए। पर क्या आप नौजवानों का मुद्दा उठा रहे हैं या आप भी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कर रहे हैं? आप तो वही पुराने ढर्रे की जातिगत जो राजनीति है, आप पाटीदारों के आरक्षण की बात कर रहे हैं। क्या पाटीदार, गुजरात में बात पूरी कर लूं मैं, पाटीदार समृद्ध भी हैं, अच्छे भी हैं, पर आपको पाटीदार आरक्षण चाहिए। अल्पेश ठाकुर OBC हैं, उन्हें भी आरक्षण चाहिए। आरक्षण कितना? आप लोग शायद कपिल सिब्बल से भी मिले थे, तो कोई एक लिमिट के ऊपर कोई फॉर्मूला भी निकलने की बात थी, कोई फॉर्मूला निकला? और मैं तो देख रही हूँ कि आप सब जो यूथ लीडर्स हैं वो भी जाति की राजनीति कर रहे हैं। देखो, हमारा देश जातियों से बना है। यहाँ पर जातियों को इम्पोर्टेंट दिया गया है, जातियों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। आप ये तो राजनीति नहीं कर रहे ना, नहीं, ये राजनीति नहीं है। को आप दीजिए रोजगार, मेरी बात सुनिए। मेरा जो मुद्दा है यही है कि जिसकी जितनी संख्यादारी उसको उतनी भागीदारी इस देश के अंदर मिलनी चाहिए। मतलब आर्थिक आधार नहीं होना चाहिए। मैं आर्थिक आधार पर नहीं कहता, जिसकी जितनी संख्यादारी उसको उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए। ये देश भी वही कहता है, ये संविधान भी वही कहता है। ये संविधान हर किसी को प्रतिनिधित्व देने की बात करता है। अगर कोई जाति आगे बढ़ रही है तो उसको आगे भी बढ़ना चाहिए, तो जो पीछे है तो उसको भी आगे बढ़ना चाहिए। पर जो समृद्ध हैं पाटीदार, गुजरात में बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि अच्छे हालत में हैं। क्या मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो पूरे मोदी समाज का आरक्षण खत्म कर देना चाहिए? बात वो नहीं है। बात यह है कि क्या सारे पाटीदार इस हालत में हैं कि उनको आरक्षण चाहिए ही चाहिए? बिल्कुल, मेरा मकसद ही वही है, मेरा मतलब भी वही है कि हम जो 5 करोड़ के बंगले में रहने वाले लोगों के लिए बात नहीं कर रहे हैं। हाँ। जिसके पास 2 बीघा जमीन है, जिसके माँ बाप आज भी 10,000 15,000 में तो अपने, फिर तो आर्थिक स्केल आ जाएगा ना कि कौन आर्थिक आधार पर उसको जोड़िए ही मत। संविधान आर्थिक आधार पर नहीं कहता, संविधान सामाजिक और आर्थिक तौर पर कहता है जी। तो आप सामाजिक और आर्थिक तौर पे जिस तरह से मराठा समाज को मिला अभी, जो लागू भी होगा। कुछ लोग कहते हैं कि 50% से ज्यादा नहीं दे सकते, सुप्रीम कोर्ट का रूल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ST/SC कानून के खिलाफ जजमेंट दिया था। तो ये लोग तो लोकसभा और संसद में जाके अपना कानून ले लिए। तो कपिल सिब्बल से आप मिले थे, कुछ फॉर्मूला निकला इस पर? उन्होंने कहा था कुछ फॉर्मूला निकल गया। किसी भी स्टेट में किसी भी सत्ता को विकर सेक्शन के आधार पर, संविधानिक के कलम 45 के आधार पर किसी को भी आरक्षण दिया जा सकता है। आरक्षण का मतलब भीख नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अगर यहाँ पर कोई बैठा आरक्षण का लाभ जो ले रहा है, मेरा जवाब कंप्लीट कीजिए। वो भीख नहीं है। आरक्षण का मतलब है शिक्षा और रोजगार के तहत उसको प्रतिनिधित्व मिले। वही तो हमारी मांग है कि अगर आप आरक्षण के तहत प्रतिनिधित्व लेते हैं तो हमें भी मिलना चाहिए। और मेरा एक ही मकसद है, जिसकी जितनी संख्यादारी उसको उतनी भागीदारी।